हेलो एवरीवन, मैं रोमा आप सभी का एक नए टॉपिक के साथ मेरे इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म क्या होता है? ये एक ब्लड वेसल का डिसऑर्डर है जिसमें कि हमारे जो ब्लड वेसल्स है वो इस तरह का कोई स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं, डायलेट हो जाते हैं, फिर बलून लाइक स्ट्रक्चर या फिर प्रोट्रूजन हो जाता है ब्लड वेसल्स का, उसे ही हम लोग एन्यूरिज्म कहते हैं। देखते हैं इसका डेफिनेशन। एबनॉर्मल डायलेशन बैलूनिंग ऑफ ब्लड वेसल कॉमनली द ऑर्टा। मेनली ये जो डिसऑर्डर है वो ऑर्टा में होता है और ये जो हमारा ब्लड वेसल है वो डायलेट हो जाता है, फिर बलून लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है, उसे ही हम लोग एन्यूरिज्म कहते हैं। अब बात करते हैं इसका टाइप का। तो टाइप अगर साइट के बेसिस पे देखा जाए तो साइट के बेसिस पे इसका दो टाइप होता है। एक होता है ऑर्टिक एन्यूरिज्म, दूसरा होता है सेरेब्रल एन्यूरिज्म। तो ऑर्टिक एन्यूरिज्म भी दो टाइप का होता है, एक होता है एब्डोमिनल, एक होता है थोरैसिक। तो एब्डोमिनल जो होता है वो ऑर्टा का लोअर पार्ट में होता है, यहाँ पे एब्डोमिनल ऑर्टिक एन्यूरिज्म होता है, लेकिन अपर पार्ट में होता है थोरैसिक एओर्टिक एन्यूरिज्म। और सेरेब्रल एन्यूरिज्म जो ये हमारा होता है ब्रेन में। ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रक्चर और शेप के बेसिस पे इसका टाइप देखते हैं। तो स्ट्रक्चर और शेप के बेसिस पे इसका 5 टाइप होता है। पहला है फ्यूसिफॉर्म, स्यूडो एन्यूरिज्म, सेक्युलर एन्यूरिज्म, डायसेक्टिंग एन्यूरिज्म एंड रप्चर एन्यूरिज्म। फ्यूसिफॉर्म क्या होता है? जो ब्लड वेसल होता है ये इसका दोनों साइड का वॉल को अफेक्ट करता है, इस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है। और स्यूडो एन्यूरिज्म क्या होता है? ये एक फॉल्स स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, इसे हम लोग स्यूडो एन्यूरिज्म कहते हैं। थर्ड है सेक्युलर एन्यूरिज्म। सेक्युलर एन्यूरिज्म में क्या होता है कि ये स्यूडो एन्यूरिज्म से थोड़ा एक तो लार्ज साइज में होता है, प्लस में ये हमारा जो ब्लड वेसल्स है इसमें 3 लेयर होते हैं, आप लोग को ही पता होगा। पहला होता है ट्यूनिका, जो इनर लेयर होता है उसको इंटिमा कहते हैं। ट्यूनिका मीडिया होता है एंड लास्ट वन इज़ ट्यूनिका एक्सटर्ना। जो इसमें क्या होता है, ये तीनों लेयर को अफेक्ट करता है। तीनों लेयर यहाँ पे एन्यूरिज्म में आ जाते हैं, जिसको हम लोग सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, इसे हम लोग सेक्युलर के नाम से जानते हैं। फोर्थ वन इज़ डायसेक्टिंग एन्यूरिज्म। डायसेक्टिंग एन्यूरिज्म में क्या होता है कि जो इनर लेयर होता है वो रप्चर हो जाता है, इस तरह से आप देख रहे हैं कि रप्चर हो चुका है, और जो ब्लड है वो एक अलग ही पाथवे क्रिएट करता है जिसमें कि ब्लड जो है हमारा ब्लड वेसल्स का लेयर में ट्रैवल करने लगता है, इसमें ब्लड ट्रैवल करने लगता है, और जो आउटर लेयर है जो ट्यूनिका एक्सटर्ना होता है वो इंटैक्ट रहता है। फिफ्थ वन इज़ रप्चर एन्यूरिज्म। तो इसमें क्या होता है, जो भी स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ रहता है वो रप्चर हो जाता है, इसके कारण ब्लड जो है वो बाहर आने लगता है, उसे हम लोग रप्चर एन्यूरिज्म के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वन हम लोग देखेंगे रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर यानी किस किस को होने का चांसेस है, कौन कौन पीपल है जो रिस्क पे है जिसको एन्यूरिज्म हो सकता है। सबसे फर्स्ट इज़ हाइपरटेंशन। अगर किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन है, किसी भी इंसान को, तो उसको होने का चांसेस है। कोई स्मोकिंग कर रहा है, किसी को एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ यानी कि ब्लड वेसल्स में कहीं भी क्लॉट का फॉर्मेशन हो गया है तो होने का चांसेस है। फोर्थ वन इज़ एजिंग। ज़्यादा एज हो गया है तो एज के कारण भी क्या होता है कि हमारा जो सेल टिश्यू है उसका इलास्टिसिटी लूज हो जाता है, जिसके कारण देखने को मिलता है। फिफ्थ वन इज़ फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी का फैमिली में हुआ है तो मतलब जेनेटिक है, किसी को पहले हुआ है तो भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है, किसी भी जो रिस्क फैक्टर है किसी भी रीज़न के कारण जो हमारा ब्लड वेसल है उसका जो वॉल है, वीक वॉल ऑफ वेसल, वो वीक हो जाता है। वीक होने के बाद क्या होगा, उसका इलास्टिसिटी जो है वो लूज़ हो जाएगा, उसके बाद वो डायलेशन या फिर वो बल्ज हो जाएगा, बल्जिंग हो जाएगा, जिसके कारण क्या देखने को मिलेगा, अगर ब्लड प्रेशर हाई है या फिर बहुत ही विग्रसली ब्लड फ्लो कर रहा है जिसके कारण क्या हो सकता है, रप्चर हो सकता है, या फिर किसी ट्रॉमा या फिर इंजरी के कारण भी रप्चर हो सकता है। जिसके बाद क्या होगा कि हेमरेज देखने को मिलेगा, ब्लड ब्लीडिंग देखने को मिलेगा। अब देखते हैं हम लोग साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम में क्या है कि सबसे पहले तो एओर्टिक एब्डोमिनल ऑर्टिक एन्यूरिज्म देखने को मिलेगा, इसको हम लोग देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। नेक्स्ट है पल्सेटिंग एब्डोमिनल मास। जो भी एब्डोमिनल मास होगा जहाँ भी फॉर्म होगा उसको हम लोग उसका पल्स को फील कर पाएंगे, जैसे रेडियल पल्स हम लोग कैसे फील करते हैं, वो पल्स मतलब पल्सेट करता है, तो वैसे ही एब्डोमिनल मास में भी पल्सेटिंग हम लोग फील कर पाएंगे। नेक्स्ट है एब्डोमिनल पेन या फिर बैक पेन, दोनों पेन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट साइन इज ब्रूट ओवर ऑर्टा।
तो जो ऑर्टा, ये एक तरह का साउंड होता है। अगर हम ऑर्टा में एस्कल्टेट करें, मेनली जो साउंड होता है वो स्टेनोसिस या फिर एनोरिज्म का क्लाइंट में देखने को मिलता है, जहाँ ब्लड वेसल्स जो है नैरोविंग हो जाएगा, या फिर या तो ब्लड वेसल्स नैरो हो गया है, इस तरह से बन गया है, या फिर बल्जिंग हो गया है, इस तरह से हो गया, तो हम लोग को देखने को मिलेगा। ये ब्रूट ओवर ऑर्टा साउंड एक तरह का साउंड है। अगर एस्कल्टेट करेंगे तो ये साउंड हम लोग को वॉशिंग लाइक साउंड सुनाई देता है। रप्चर होने के बाद क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेगा? सडन सीवियर पेन, बहुत ज़्यादा पेन होगा, पेशेंट जो है वो हाइपोटेंशन में जाएगा ब्लीडिंग के कारण, और शॉक में भी जा सकता है अगर इसको मैनेज नहीं किया गया तो। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में अल्ट्रासाउंड करेंगे, जिसमें कि एनेरिज्म पार्ट हम लोग को दिख जाएगा, सीटी स्कैन करेंगे एंड एंजियोग्राफी करेंगे। अगर ये क्या कहते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस है, तो फिर हम लोग एंजियोग्राफी करके क्लॉट का पता लगा सकते हैं कि ब्लड वेसल में कहाँ क्लॉट का फॉर्मेशन है, जिसके कारण एनेरिज्म होने का चांसेस होता है। नेक्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट, अगर एनेरिज्म छोटा है तो फिर सर्जरी का ज़रूरत नहीं है, उसको बस मॉनिटर करते रहना है और बीपी को कंट्रोल करना है, क्योंकि ये जो बीपी ही है वो मेन रीज़न बनता है रप्चर होने का। नेक्स्ट है लार्ज एनेरिज्म। अगर लार्ज एनेरिज्म है तो फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिसमें कि एक है ओपन रिपेयर, पूरा ओपन करके हम लोग मतलब वहाँ ओपन कट करके फिर इसको रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट आता है इंडोवैस्कुलर रिपेयर। इंडोवैस्कुलर रिपेयर में क्या होता है, जैसे कि ये है हमारा ब्लड वेसल, मान लेते इस तरह से प्रोट्रूड हो गया, इसमें क्या होता है, हम एक मेटल का शंट लगाते हैं एक गाइड वायर के थ्रू, फीमोरल यानी ग्रोइन से फीमोरल आर्टरी के थ्रू इस शंट को भेजा जाता है, और ये यहाँ पे जा कर के इस तरह से वो डायलेट होकर के रह जाता है, जिससे कि ब्लड जो है वो इसी के अंदर फ्लो करता है, और ये वाला पार्ट ऐसे ही रहता है, फिर रप्चर होने का चांसेस भी नहीं रहता है। तो इस तरह से इसको सर्जिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट बिफोर रप्चर। अगर रप्चर नहीं हुआ है तो हम लोग को क्या करना है, बीपी को कंट्रोल करना है, स्मोकिंग सिचुएशन उसको बताना है कि स्मोकिंग को एकदम अवॉइड करना है, स्मोकिंग करना ही नहीं है। मॉनिटर साइज़ रेगुलरली, जो भी एनेरिज्म जहाँ भी है उसका साइज़ को हम लोग रेगुलर मॉनिटर करते रहना है। पेशेंट को एजुकेट करना है कि आपको क्या खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस तरह कुछ हम लोग को उसको बताना है। नेक्स्ट है पोस्ट ऑपरेटिव केयर। पोस्ट ऑपरेटिव में केयर में क्या करना है, हम लोग को मॉनिटर करना है। क्या मॉनिटर करना है? पेरिफेरल पल्स, जो भी हमारा एक्सट्रीमिटीज़ है वहाँ पे हम लोग को पल्स को मॉनिटर करना है। नेक्स्ट है यूरिन आउटपुट, कितना यूरिन, अगर हम लोग क्या कहते हैं आईवी फ्लूइड दे रहे हैं, अगर नहीं भी दे रहे तो भी उसका यूरिन आउटपुट क्या हो रहा है, क्योंकि वो मैटर करता है। फिर साइन ऑफ ब्लीडिंग का साइन भी हम लोग को मॉनिटर करते रहना है। एक बार समरी देख लेते हैं। मेनली हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन देखें। ये एक आर्टरी मतलब ऑर्टा में होने वाला एक डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है कि एक जो ब्लड वेसल है वो बल्ज हो जाता है या फिर बलून लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है। नेक्स्ट इसका टाइप की बात करें तो साइट के बेस पे इसका दो टाइप होता है, ऑर्टिक एनेरिज्म एंड सेरेब्रल एनेरिज्म। ऑर्टिक एनेरिज्म का दो टाइप है, एब्डोमिनल एंड थोरेसिक। सेरेब्रल जो कि ब्रेन में होता है और ये एब्डोमेन में देखने को मिलेगा, ऑर्टा का नीचे वाला पार्ट में। थोरेसिक जो है ऑर्टा का ऊपर वाला पार्ट में देखने को मिलेगा। स्ट्रक्चर और शेप के बेसिस पे जो है वो एनेरिज्म का 5 टाइप होता है, फ्यूसिफॉर्म, स्यूडो एनेरिज्म, सैक्युलर, डाइसेक्टिंग एंड रप्चर एनेरिज्म। रिस्क फैक्टर है इसका हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, एथेरोस्क्लेरोसिस, एजिंग, फैमिली हिस्ट्री। नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी, किसी भी इटियोलॉजिकल या फिर रिस्क फैक्टर, ये सारा जो भी रीज़न है इन सब के कारण जो वेसल्स है उसका वॉल वीक हो जाता है, डायलेशन या फिर बल्जिंग देखने को मिलेगा। उसके बाद वो रप्चर हो जाता है, रप्चर के बाद क्या हैमरेज कॉज होगा। उसके बाद देखते हैं साइन एंड सिम्टम। मेनली एब्डोमिनल ऑर्टिक एनेरिज्म हम लोग देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, वहाँ का जो पल्सेटिंग हम लोग को फील होगा एब्डोमेन में, और एब्डोमिनल पेन या फिर बैक पेन देखने को मिलेगा। ब्यूट ओवर ऑर्टा, ये एक तरह का साउंड है जो कि ऑर्टा में अगर हम लोग इसके स्टेथोस्कोप से एस्कल्टेट करें तो सुनने को मिलेगा। रप्चर होने के बाद क्या साइन और सिम्टम शो करता है, तो रप्चर होने के बाद सडन सीवियर पेन, हाइपोटेंशन एंड शॉक हो सकता है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम लोग देखेंगे तो अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन एंड एंजियोग्राफी करेंगे अगर एथेरोस्क्लेरोसिस है तो। नेक्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट।
अगर स्मॉल इंसिजन है तो कुछ नहीं करना है, बस एनेरिज्म को मॉनिटर करना है और बीपी कंट्रोल करना है। लार्ज एनेरिज्म है तो फिर ओपन रिपेयर सर्जरी होगा या फिर इंडोवैस्कुलर रिपेयर सर्जरी करेंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट में अगर रप्चर नहीं हुआ है, रप्चर से पहले हम लोग को मॉनिटर करना है बीपी, स्मोकिंग सजेशन करवाना है और उसका साइज़ को मॉनिटर करते रहना, पेशेंट को एजुकेट करना। नेक्स्ट है पोस्ट ऑपरेटिव केयर। पोस्ट ऑपरेटिव केयर में क्या करना है, पेरिफेरल पल्स को मॉनिटर करना है, यूरिन आउटपुट मॉनिटर करना है एंड साइन ऑफ ब्लीडिंग इसको मॉनिटर करते रहना है। आई होप ये क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हुआ। सो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।